अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को कवर किया था। आज के लेक्चर हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच we can separate a component of a mixture due to different distribution of a component of a mixture between the stationary phase and a mobile phase। यानी कि हमने क्या करना है कि कोई मिक्सर दिया जाएगा हमें, और हमने क्या करना है उस मिक्सर में जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे मिक्सर के अंदर, उनको अलग करना है। वो कैसे करना है? वो हमने जब उसको पास कराना है दो फेजेस में से, एक होगी स्टेशनरी फेज, एक होगी मोबाइल फेज। तो इन दोनों फेजेस में जो हमारा सॉल्वेंट होगा, जो हमारा मिक्सचर होगा, वो जब इनमें से गुजरेगा तो इनके अंदर अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि हमारे कंपोनेंट में कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे मिक्सचर के जिनकी चाहत स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होगी, तो वो उनमें हल हो जाएंगे जब हम हमारे जो मिक्सचर है उसको उसके साथ कॉन्टेक्ट कराएंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे हमारे मिक्सर के अंदर कंपोनेंट जो मोबाइल फेज के अंदर इजीली हल होते हो, ज्यादा हल होते हो, तो वो उसमें हल हो जाएंगे। इस तरह इन दोनों फेजेस में जब हमारा मिक्सर के अंदर जो कंपोनेंट है वो हल हो जाएंगे, तो हम इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा जो मिक्सर है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ये सारा का सारा प्रोसेस हम डिटेल में भी अभी पढ़ते हैं, लेकिन हम पहले इसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। द टेक्निक इन विच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। यानी कि जो मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है, कि हमने टेक्निक है इसको इस्तेमाल करके किसी मिक्सर के अंदर जो जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको सेपरेट करने हैं। क्यों कैसे करेंगे कि वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस लिहाज से हम इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा जो सैंपल दिया गया है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। ये जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी है, ये लफ्ज निकला है ग्रीक वर्ड से क्रोमेटोस। क्रोमेटोस का मतलब होता है कलर राइटिंग। यानी कि सबसे पहले ये जो टेक्निक है ये यूज की जाती थी कलर को सेपरेट करने के लिए। ग्रीक जो यूनानी थे इस टेक्निक को इस्तेमाल करते थे। कोई भी आप कलर ले लेते, ठीक है, अगर उनको मिक्स करते थे, मिक्स करने के बाद इजीली उसमें डिटरमाइन कर लेते थे कि उसके अंदर कौन कौन से कलर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं दो हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होती है? स्टेशनरी मतलब है साकन, ऐसी फेज जो साकन हो, ठीक है। यानी कि हमने फिर यही तस्वीर कर सकते हैं कि साकन हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड, ठीक है। ये मूव नहीं करते, लिक्विड मूव करता है, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड एम्बेड किया जाए किसी सॉलिड में तो फिर वो नहीं मूव करता। तो अब हमने पता चला लिया कि स्टेशनरी फेज क्या है, या तो ये सॉलिड हो सकती है या लिक्विड, गैसेस ये नहीं हो सकती। मसलन एग्जांपल इसमें सिलिका जेल हो सकती है, ठीक है। और एक पेपर है जिस तरह वर्टमन पेपर नंबर 1 है, उसके अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं वो पेपर के अंदर इम्बेड होते हैं, ठीक है। वो वहां पे रोल क्या अदा कर रहे होते हैं? वो स्टेशनरी फेज का रोल अदा कर रहे हैं, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल। और मोबाइल फेज कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो गैस हो सकती है या हमारे पास लिक्विड हो सकती है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी रखती है मोबाइल, यानी कि ये मूव कर सकते हैं। अब ये दो फेजेस ऐसी फेजेस होंगी जिनके अंदर सल्यूट जो है, जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर को मैं सल्यूट कह रहा हूँ, मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि मिक्सचर इन दोनों फेजेस में हल होगा, जिसकी वजह से हम लोग पता चला लेंगे कि हमारे जो मिक्सचर है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट थे। ये डिटेल के अंदर एक्सपेरिमेंट मैं भी करता हूँ इधर पेपर क्रोमेटोग्राफी का, तो उसमें आप लोगों को समझ लगेगी कि स्टेशनरी फेज क्या, मोबाइल फेज क्या, और किस तरह कंपोनेंट की सेपरेशन होती है। अब प्रिंसिपल क्या है इस पेपर क्रोमेटोग्राफी का? द मिक्सचर इज अलाउड टू कॉन्टेक्ट विद स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट फ्रेंजेस फॉर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल। यानी कि हमने क्या करना है, जो हमारा मिक्सचर है जिसको हमने सेपरेट करना है, जब हम इसका राब्ता कराएंगे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उनकी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज इनके अंदर मिलने की अलग-अलग चाहत होगी। यानी कि जिस कंपोनेंट के अंदर ज्यादा चाहत है स्टेशनरी फेज के साथ मिलने की, वो उसके अंदर मिल जाएगा, यानी कि उसके अंदर जाके मिक्स हो जाएगा, उसके अंदर जाके अब्सॉर्ब हो जाएगा। और ऐसा कंपोनेंट हमारे मिक्सर के अंदर जिसकी चाहत मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है तो वो उसके अंदर हल हो जाएगा। इस तरह दोनों फेजेस में जब हल होंगे तो हम वो लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब इधर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर, इसमें से शॉर्ट आता है बोर्ड में, तो हम लोग इधर शॉर्ट पेपर में आएंगे, लेकिन हम लोग सारा डिटेल में ये पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है।
अब ये वाला प्रिंसिपल भी शॉर्ट आ सकता है। स्टेशनरी फेज क्या है, ये भी शॉर्ट आ सकता है। मोबाइल फेज, क्रोमेटोस का मतलब क्या है, क्रोमेटोग्राफी की तारीफ। अब एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है जो हम लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था वो क्या था, यानी कि सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड सेल बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो। इधर भी यही है कि जो हमने जो मिक्सर होगा, ठीक है, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है वो कांस्टेंट रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के अंदर। अब इसकी अब डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या है, यानी कि रेशियो कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन मोबाइल फेज, रेशियो लेनी है उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज, यानी कि कितनी कंसंट्रेशन के साथ जो हमारा सैंपल है उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो कितनी कंसंट्रेशन के साथ मोबाइल फेज के अंदर हल हो गए और कितनी कंसंट्रेशन उसकी स्टेशनरी फेज है। इन दोनों की रेशियो निकालने के बाद हमें के की वैल्यू आ जाएगी। अगर तो के की वैल्यू लार्ज है तो हम लोगों को पता होगा कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट था वो ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन मोबाइल फेज के अंदर है, कंपोनेंट मोर इन मोबाइल फेज। अगर केस स्मॉल है तो हम लोग पता चल जाएगा कि जो कंसंट्रेशन है कंपोनेंट की वो स्टेशनरी फेज के अंदर कम है, क्योंकि इधर देख रहे हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोबाइल फेज के और इनवर्स है स्टेशनरी फेज के। अगर ये कम होगी तो के की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक, अब क्रोमेटोग्राफी की दो एग्जाम है, एक है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड द सेकंड वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होगी वो हमेशा सॉलिड होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर स्टेशनरी फेज हमेशा सॉलिड हो, दैट क्रोमेटोग्राफी इज नोन एज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो स्टेशनरी फेज के साथ एडजॉर्ब हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है उसके साथ। जाहिर बात है इधर हल तो नहीं होगा, सॉलिड वो जो कंपोनेंट होगा उसके साथ सॉलिड के साथ हल तो नहीं ना होगा, सॉलिड की सतह के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो है, यानी कि जो मिसाल है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये आपकी बुक के अंदर इसकी डिटेल नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो आपने याद रखना है कि द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज नोन एज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। In this chromatography, solute particles which are present in our mixture adsorb on stationary phase during separation। और इसकी मिसाल आपने दे देनी है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इसके बाद दूसरी क्रोमेटोग्राफी जो है वो है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो हमेशा लिक्विड होगी, ठीक है, और जो सल्यूट है सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को दोनों फेजेस के अंदर, एक मोबाइल फेज जो कि खुद लिक्विड होगी और जो दूसरी है स्टेशनरी फेज वो भी लिक्विड है। अब इन दो लेयर्स के दरमियान सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी मिसाल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन हमारे बुक के अंदर दी गई है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है जिसकी नई डिस्कशन दी गई तो हम लोग इसको नहीं स्टडी करेंगे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड द सेकंड वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये सारे के सारे जो मैंने इधर लिखे हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसी में से पेपर में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक एग्जांपल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मिक्सर लेंगे इंक्स का, ठीक है, ये जो टेक्निक है हमें बताती है कलर्स को कैसे सेपरेट करना है। यानी कि मैं मिक्सर ले लेता हूँ, कोई भी इंक्स है मेरे पास, ये मेरे पास एक मिक्सचर है, इसके अंदर मैंने ब्लू इंक्स भी मिलाई है, ठीक है, उसके साथ मैंने ग्रीन भी मिला दी है इसके साथ, ठीक है, और मैंने क्या किया है, इसके ऊपर मैंने ब्लैक इंक भी मिला दी है ये, और साथ में मैंने रेड इंक भी मिला दी है। ठीक है, जब मैंने सारी इंक्स को मिलाया तो मेरे पास कोई एक पर्पल कलर या कोई एक कलर ब्लू कलर आ गया है। ठीक है, अब मुझे वो दे दिया गया और मुझे ये कहा गया है कि मुझे जो असाइनमेंट दी गई है वो ये है कि आपने इसको सेपरेट करना है कि और बताएं कि ये जो इंक्स का मिक्सचर है, ये जो पर्पल कलर आपको दिया गया है, और बताएं कि इसके अंदर कौन कौन सी इंक्स शामिल है। बेसिकली ये जो टेक्निक है शुरुआत में इसीलिए इसको क्रोमेटोस से निकला लफ्ज, क्योंकि ये कलर को सेपरेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये जो टेक्निक है सिर्फ इससे कलर ही नहीं सेपरेट किए जा सकते, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे सैंपल के अंदर मौजूद है और उनकी क्वालिटी को भी बता सकते हैं कि वो कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है।
अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं जो हमारी बुक के अंदर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें लेने हैं कंटेनर, ठीक है। अब ये देख लो, मैंने एक ले लेता हूँ कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर को ऊपर से आपने क्लोज रखना है ताकि अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो सैचुरेटेड है। और इसके अंदर जो आपने लिक्विड लेना है जो कि एक मोबाइल फेस के तौर पे वर्क करेगा, वो आप एथानॉल ले सकते हैं, एसीटोन ले लें या वाटर ले लें, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है वो आप लोगों ने ले लेना है, जो कि मोबाइल फेस के तौर पर वर्क करेगा। इसके बाद क्या करना है, एक आपने लेनी है स्ट्रिप लेनी है वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 की, ठीक है। वो क्यों यूज करनी है, उसके अंदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्टेशनरी फेज का वर्क जो कि स्टेशनरी फेज का रोल प्ले कर रहे हैं, वो इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अब आपने जब ये ले लेनी है, ठीक है, ये बड़ी स्ट्रिप आपने लेनी है और इसके क्या करना है, शुरू से नीचे से लेकर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर नीचे से उधर आपने एक पेंसिल से लाइन लगा लेनी है लेड पेंसिल के साथ। और क्या करना है, उसके बाद ये जो हमें सैंपल दिया गया है इंक्स का, जिसको हमने सेपरेट करना है, इसका एक डॉट या इसका एक ड्रॉप लेना है, हमने इसका एक ड्रॉप लेना है और ड्रॉप आपने इधर लगा देना है, ठीक है। ये देखो मैंने इधर ड्रॉप लगा दिया, जो मुझे इंक का सैंपल दिया गया है वो मैंने इधर ड्रॉप लगा दिया, ठीक है। जब मैंने ड्रॉप लगा लेना है, इसको खुश्क करना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद क्या करना है, इस लिक्विड के अंदर डाल देना है ये जो सैंपल है, ठीक है। अब आपने क्या अब इस लिक्विड के अंदर डाल देना है जो कि मोबाइल फेस के तौर पर वर्क कर रहा है। अब इसके डालना कैसे है, अब आपने ऐसे करना है, ये नीचे ये ध्यान रखना है कि ये जो डॉट है ये पानी के अंदर, ये जो मोबाइल फेस है इसके अंदर ना चला जाए, ठीक है। इस तरह आपने ये स्टिक इसके अंदर दाखिल करनी है, ठीक है, ताकि ये जो डॉट है इंक का ये ऊपर ही रहे, ये पानी के अंदर नहीं आपने दाखिल करना। ये जो मोबाइल फेस है उसके अंदर भी जाना, ये जो मोबाइल फेस है इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा डॉट है, ये जो इंक्स का ड्रॉप है ये इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने ये इसको लटका देना है और ऊपर से कवर रखना है। 5 से 10 मिनट आपने को वेट करना है। जब आप लोग वेट करोगे उसके बाद होगा क्या, ये जो लिक्विड है ना ये इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रिप है मैंने वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 के लिए, जब आपने इसके अंदर ये स्ट्रिप ऐड कर दी उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, 5 से 10 से 15 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इमेज नजर आएगा, ठीक है। अब आप लोग को इस तरह की एक तस्वीर नजर आएगी। आपने अब क्या करना है, इसको निकाल लेना है बाहर। बाहर निकालने के बाद इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद ये जो पेपर होगा ना, ये जो जिसके ऊपर ये कलर की सेपरेशन हो गया, इसको नाम दिया जाता है क्रोमेटोग्राम। ये भी डेफिनेशन कुछ आ सकती है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राम, ठीक है। जब आप लोग इसको बाहर निकालोगे, बाहर निकालने के बाद ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद अब हमें ये जो क्रोमेटोग्राम है ये बता रहा है कि जो हमारा सैंपल था जो हमें दिया गया उसके अंदर कौन कौन सी इंक्स प्रेजेंट थी, ठीक है। रेड कलर की थी, उसमें बताया ग्रीन कलर की थी, ब्लू कलर की थी, ब्लैक कलर की थी। अब ये ट्रेवल कैसे की है, अब हुआ कुछ यूं कि ये जो मोबाइल फेज थी, मोबाइल फेज इसके ऊपर चढ़ना शुरू हुई थी, ये जो स्टेशनरी फेज है। अब जो इंक्स के अंदर जो ऐसे कंपोनेंट थे, जो ऐसी इंक थी जो ज्यादा इजीली उसके अंदर मोबाइल फेज के अंदर सोल्यूबल थी, वो ट्रेवल करती गई। और ये देखो इंक जो है ब्लू कलर की इंक है, ये ज्यादा सोल्यूबल थी उसके अंदर मोबाइल फेज के अंदर, इसलिए ये हमें नजर आ रही है। अब कुछ ऐसी फेज भी थी जो यानी कि जिसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा थी, वो ब्लैक थी, वो यानी कि उसके ऊपर ही यानी कि हल हो गई है, उसके अंदर स्टेशनरी फेज के अंदर ही हल हो गई, वो मोबाइल फेज के साथ जाती, वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर गई नहीं। और ये जो लिक्विड है, ये जो रेड कलर थी, ये इसने यानी कि दरमियाना काम किया, यानी कि ये स्टेशनरी फेज के अंदर भी थोड़ी बहुत सॉल्युबल थी और उसके अंदर भी, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि ये जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है वो हमें ये बताता है कि जो हमें मिक्सर दिया गया उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ डिफरेंट होती है। इस वजह से हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें जो सैंपल दिया गया है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब ये जो कंपोनेंट था ये इसने अफिनिटी शो की है
मोबाइल फेज के साथ भी और जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ अलग अलग अफिनिटी शो किया। इस तरीके के जरिए हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि हमें जो सैंपल दिया गया है वो हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये जो लिक्विड है उसके ऊपर मोबाइल फेज ऊपर जा रही है तो 3/4 हिस्सा अगर ये जो स्ट्रिप का कवर हो जाए, यानी कि 3/4 हिस्सा यानी कि ऊपर कलर नजर आने शुरू हो जाए, तो फिर आप लोगों ने इसको निकाल लेना है, ठीक है। अब एक और इधर डेफिनेशन आती है रिटार्डेशन फैक्टर। व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर? रिटार्डेशन फैक्टर कहती है कि ये जो कंपोनेंट ने जो जितना फासला कवर किया है डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्वेंट ने जितना कवर किया है, यानी कि टोटल हमारा जो मिक्सचर है उसने कितना कवर किया है। मिसाल के तौर पर ये जो इधर से लेकर बेस लाइन से लेकर इधर तक हमारा ये जो टोटल सॉल्वेंट है उसने डिस्टेंस कवर किया है। इसको फर्ज कर लेते हैं कि हमारा ये m डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। अब ये जो एक कंपोनेंट ने कवर किया है ना, ये जो ब्लैक वाला है, ये वाला, इसको फर्ज कर लें x। अब रिटार्डेशन फैक्टर x का कैसे निकालते हैं? ये होता है r इज इक्वल टू x ओवर m। ये हमें इस कंपोनेंट ब्लैक कंपोनेंट का रिटार्डेशन फैक्टर पता चल जाएगा। अब इसी तरह हमने y, ये जो रेड कलर है इसको फर्ज कर लें y। अब y ओवर m, ये हमें ये जो रेड कलर का है ना कंपोनेंट उसका रिटार्डेशन फैक्टर पता चल जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रिटार्डेशन फैक्टर की? इससे हम लोग पता चला लेंगे कि ये जो टेक्निक है ये सिर्फ कलर को सेपरेट नहीं करती। अब अगर इधर हमारा जो कंपाउंड थे, ठीक है, मसलन अब हमें एक मिक्सचर दिया जाता कंपाउंड का, एसिटिक एसिड होता और भी बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट होते, तो वो इस तरह कलर शो करते, ठीक है। जब वो कलर शो करेंगे तो हमारे रिटार्डेशन फैक्टर हम लोग निकालेंगे उनका। हर कंपाउंड का रिटार्डेशन फैक्टर मुख्तलिफ होता है, तो इस रिटार्डेशन फैक्टर की वजह से हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि हमें जो मिक्सचर दिया गया है उसके अंदर कौन कौन सा सैंपल, कौन कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट था, ठीक है। ये तो थी रिटार्डेशन फैक्टर की इंपॉर्टेंस। अब हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी, इसका यूजेस क्या है। इसके जरिए हम लोग क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज कोई भी सैंपल दिया गया उसको पता चला सकते हैं। अब ये देखिए ये जो कलर है ये बताते हैं कि हमारी जो सैंपल है उसके अंदर कौन कौन से यानी कि इंक्स थी, क्वालिटी वाइज आइडेंटिफिकेशन कर दी। अब इसी तरह हम लोग RF की ये जो रिटार्डेशन फैक्टर है इसके जरिए पता चला लेंगे जो क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज कितना कंपाउंड प्रेजेंट है हमारे सैंपल के अंदर। और इसके बाद हम लोग पता चला सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। इम्प्योरिटीज उसके अंदर शो नहीं करेंगे अपने आप को, ठीक है। इसी तरह हम लोग पता चला सकते हैं कि हमारा सेपरेशन कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के जरिए किसी भी सैंपल की, और उसके अंदर प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि कितना % प्योर है, कितना % इम्प्योर है। आज का लेक्चर इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह 3rd चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।